हेलो जी, नमस्कार। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट फिजिक्स में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं अपना ये जो भी थर्ड लेक्चर रहने वाला है, शायद मेरे ख्याल से अपना लेक्चर 3 है BSc सेकेंड ईयर का। और इसमें मैंने एक चीज़ अपडेटेड की है और वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे, लेक्चर 3 से लेकर के जितने भी आगे लेक्चर आएंगे, इन सभी लेक्चर में खास बात ये रहेगी कि आपको जो नोट्स हैं वो क्लासरूम में ही लिखवाए जाएंगे। क्योंकि देखने को मिलता है कि जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं या फिर जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वो इतने स्टूडेंट्स इतने सेटिस्फाई नहीं हो पाते उनसे, या फिर इतने प्रभावशाली रूप से अपन उनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए अपन यही करेंगे कि क्लासरूम में, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक समझाया जा रहा है, तो एक टॉपिक को मान के चलेगा 5 मिनट एक टॉपिक को लग रही है, तो अपन अगर नोट्स लिखाएंगे तो हो सकता है कि 10 मिनट लगे, लेकिन उसे कम्प्लीटली यहीं पे क्लासरूम में ही ख़त्म कर लिया जाएगा। फिर आपके लिए एक रिवाइज वाला पोर्शन आपके लिए बचेगा, वो तो आप कर ही लोगे। चलेगा, अब देखते हैं। सबसे पहली बात है, अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। बीते लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा होगा प्रतिबाधा के बारे में, उसके प्रकार अपने पढ़े थे। इससे पहले अपन ने इन तीनों प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा वगैरह वगैरह के बारे में अपन ने चर्चा की थी, और उसके आधार पर फिर अपन ने प्रतिबाधा के प्रकार भी पढ़े हैं, प्रतिघात के प्रकार भी पढ़े हैं और उन सबको कंप्लीट किया है। अब देखो, आज का जो लेक्चर है वो हो सकता है कि आपको लगे बोले लल्लू लेक्चर है, या फिर, लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, आज के लेक्चर में बताई जाने वाली चीज़ें बहुत आसान है और ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आने वाले 2-3 लेक्चर्स में अपन इस लेक्चर के जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, या अपन बोल सकते हैं कि ये बेसिक लेक्चर है आने वाले आगे के लेक्चर्स के लिए। अपने सर्किट एनालिसिस का जो बेसिक लेक्चर है, बेसिक जो नींव है, वो ये लेक्चर हो सकता है और है ही। अब देखिएगा, एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरे में कोई दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलेगा, बिल्कुल एकदम शानदार झक्कास। अब देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ अपन ने पढ़ रखी है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में आपने पढ़ा। बिल्कुल आपने पढ़ा है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उतनी चीज़ें आपने रिवाइज तो की होंगी। अब देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अपन ने छोड़ दिया था वो अपन कवर करने वाले हैं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि करंट सोर्स को साथ साथ लिखते जाना। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब लिखते जाना, जब मैं बोलूँ कि समझना है तब आपको समझना है। देखो, क्वेश्चन क्या आता है कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में तथा वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना, यह आज का टॉपिक रहने वाला है। और क्वेश्चन भी इसी के आधार पर पूछा जाता है। कोई भी आपको एक वोल्टेज सोर्स दे दिया जाता है और उस वोल्टेज सोर्स को आपको करंट सोर्स में परिवर्तित करना होता है, या फिर आपको कोई भी करंट सोर्स दे दिया गया, उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करना रहता है। मतलब चीज़ें सेम सी हैं। अब मान के चलेगा, मैं बेसिक लेक्चर लेने वाला हूँ। बेसिक, आप ये क्या कहना चाहता है ये टॉपिक, इसके बारे में देखो। ये बोल रहा है कि करंट सोर्स को आपको वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, या फिर वोल्टेज सोर्स को आपको करंट सोर्स में चेंज करना है। ध्यान से सुनना, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो आप बोलोगे कि वोल्टेज सोर्स का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और करंट सोर्स का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक बात है, बोले हाँ। फिर दूसरा बड़ा अंतर यह है कि अपने वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, वो लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक बात है। ये अपना वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं VS से लिख देता हूँ, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और करंट सोर्स में आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है, याद करो अपने उस पुराने लेक्चर को जिसमें अपन ने बात की थी इन सब के बारे में, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है वो पैरेलल क्रम में आता है और IS ये होता है। अब ये बोल रहा है कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, इसको करंट सोर्स में चेंज करना है। ये आपका कोई करंट सोर्स दिया गया है, इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना।
ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वास्तविकता में क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होता है, या अपन को कैसे पता चलता है कि ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है। तो आप बोलोगे, बोले पहला अंतर तो इनका सिंबल को लेकर के, करंट सोर्स का सिंबल कुछ साइन वाला इस प्रकार से होता है और वोल्टेज सोर्स का सिंबल ये फ्रीक्वेंसी वाला होता है। पहला अंतर तो ये है, चलो ठीक है। दूसरा अंतर है कि अपने वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के साथ तो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लोड नहीं लगाया, मैं दोनों सिरे खुले छोड़ रहा हूँ, एक बार मेन कंसेप्ट है वो समझे, बाकी लोड तो लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के साथ ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और अपना जो धारा स्रोत होता है या अपना जो करंट सोर्स होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। ये इनके दो अंतर हो गए। अब ठीक है, मतलब अपन को अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है तो पहला अंतर तो ये आएगा कि इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ ना हो, चलेगा, बीच में क्लास कट हो गई, चलेगा, एक बार दोबारा समझाता हूँ। पता नहीं अब क्लास कहाँ से कट हुई है, दोबारा देखते हैं। एक बार आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोले करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है और बोले वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि करंट सोर्स क्या होता है और वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अगर इन दोनों के बारे में आपको पता है तो दुनिया की कोई शक्ति चेंज करने से रोक ही नहीं सकती। सुना ध्यान से, वोल्टेज सोर्स का मतलब हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में होगा। वास्तविकता में आप कहोगे लोड रेजिस्टेंस भी आता है। देखो लोड रेजिस्टेंस के लिए मैंने ये वाला दोनों सिरे इनपुट आउटपुट के लिए खाली छोड़ रखे। हाँ, हो सकता है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आएगा और आप लगा भी लोगे, चलेगा। आपको लग रहा है यार कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये लो, ये आ गया लोड, ठीक है। अब लो, ये आ गया लोड। लोड तो क्योंकि चूंकि लोड की डेफिनेशन कुछ चेंज नहीं होने वाली, लोड से कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। ये लो, अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स क्या बोलता है, बोले इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस यानी स्रोत के साथ ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किस में होते हैं भाई, श्रेणी क्रम में होते हैं। जबकि करंट सोर्स में क्या बोलता है, जो धारा स्रोत ये बोलता है कि स्रोत के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल क्रम में होते हैं। तो बात यहाँ तो ध्यान पड़ रही है, यहाँ तो बात का ध्यान पड़ रहा है। चलिएगा, मतलब आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है तो पहली बात तो सोर्स का सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का सिंबल इस प्रकार से होता है, करंट सोर्स का अपन इस प्रकार कर दिया, ठीक है। पहली बात तो सिंबल का चेंज कर दिया। दूसरी चीज बोले इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों समांतर क्रम में होने चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को आपस में समांतर क्रम में बना दिया। ये आपका धारा स्रोत हो गया। अब आप बोलोगे यार ये तो अपनी की डायरेक्ट परिभाषा ही दी गई है, इसमें आपने क्या किया, कुछ चेंज तो नहीं किया। तो चेंज ये किया कि भी वास्तविकता में अपन एक सूत्र का यूज किया, V=IR, जो कि ओम का नियम है। अब यहाँ पे अपन चूंकि जो धारा और वोल्टा ले रहे हैं वो सोर्स से ले रहे हैं तो VS लिख दिया, IS लिख दिया, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो VS को IS में चेंज किया, VS को IS में चेंज किया तो IS का मान क्या रहने वाला है भाई, VS/RN रहने वाला। इसी सूत्र से मैंने लिख दिया VS/RN। इसमें बस इतना सा चेंज आएगा। इसी प्रकार से आप इस धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में चेंज करने जा रहे हो। किसको भाई, धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में चेंज कर रहे हो। अब धारा स्रोत में आपको दिया गया है स्रोत IS, ये वोल्टेज स्रोत में चेंज होगा VS में, तो VS= क्या होता है, IS/RN, तो VS का वैल्यू हो जाएगा IS/RN। होपफुली आपको वोल्टेज सोर्स को धारा स्रोत में कैसे चेंज करते हैं या फिर धारा स्रोत को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करते हैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। कंप्लीट समझ में आए नहीं आए, ये जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको कंप्लीट 2-3 इक्वेशंस देने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन देने वाला हूँ। उनके जरिए आप कंप्लीट क्वेश्चन को तो सोल्व कर ही लोगे और आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत क्राइटेरिया आपके माइंड में आया होगा, बोले ऐसे ऐसे होता है। चलेगा, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं डायरेक्टली इसमें और फिर देखते हैं, देखें समझ में कितना आता है और कितना के नहीं आता है।
अब देखना, मैं बोल रहा हूँ इसी को थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ या फिर दूसरा ही ले लें यार, दूसरा ले लो, एक काम कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा और लिखते हुए चलना है भाई, लिखते हुए चलना है। मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चलना है, नोट्स लेकर के बैठने, और जैसे ही मैं बोलूँ कि लिख लो तो उस वक्त वीडियो को फ्यूज करना है और डायरेक्ट लिख लेना है, आपके जैसे आपको सूटेबल करे। मैं बोल रहा हूँ कंप्लीटली बोर्ड पे नोट्स लिखा दिए जाएंगे। अब आप उसे नोट डाउन कैसे करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लेक्चर को कंप्लीट अटेंड करने के बाद नोट डाउन करते हैं, आप लेक्चर के साथ साथ नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप वीडियो को फ्यूज करके नोट डाउन कर रहे हैं, जैसा आपकी मर्जी आए आप वैसा कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 से जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली लिखाए जा रहे हैं। जो 2 लेक्चर्स थे वो अपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेक्चर थे, तो मान के चलेगा कि यहाँ से नोट्स स्टार्ट हैं और नोट्स यहाँ से लिखाए जा रहे हैं। दोनों बेसिक लेक्चर्स में मैंने डेफिनेशंस वगैरह बता दी हैं, तो आप एक बार पुनः उन लेक्चर्स को अटेंड करें और पुनः जैसा जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आपको लिख लिया जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आपको 2 लेक्चर्स में आ सकती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी। अब ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है और ये वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट का, ठीक है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया 12 ओम का और एक लोड रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया 100 ओम का, और ये बोल रहा है इसे करंट सोर्स में चेंज करो। इसको बोल रहा है कि करंट सोर्स में चेंज करो, और इसी प्रकार से मान के चलेगा एक करंट सोर्स में ले रहा हूँ और ये कुछ इस प्रकार का करंट सोर्स मैं ले रहा हूँ, और इसमें भी लोड रेजिस्टेंस तो 100 ओम का ही है। ये मैं मान के चलो 12 ओम का ये ले लूँ और ये ले लूँ 4 एम्पियर का धारा स्रोत, IS 4 एम्पियर का ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम का ले लिया और लोड रेजिस्टेंस 100 ओम का ले लिया, और मैं इससे बोल रहा हूँ कि इसे आपको वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है भाई? वोल्टेज सोर्स में आपको चेंज करना। देखिए जल्दी से फटाक से एक बार वीडियो को फ्यूज करो और चेक करो कि वोल्टेज सोर्स में अपन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें इसमें है नहीं। होपफुली आपका आंसर आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोले वोल्टेज सोर्स दिया गया है, इसको आपको करंट सोर्स में चेंज करना है। पहली बात तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में फ़र्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उससे पहले अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करोगे तो पहली बात तो ये अपना सिंबल चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे था वहाँ पे ही रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पहले श्रेणी में था, अब यहाँ पे 12 ओम यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक चेंज तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया। चलो दूसरी चीज, आपको सोर्स चेंज किया आपने, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में आए हो, मतलब IS VS से आप किस में आए हो मेरे भाई? IS में आए हो। VS से जब IS में आते हो तो VS का एक सीधा सा सूत्र है कि VS ये दिया हुआ होता, मतलब ये वैल्यू आपको दी हुई थी। अब आप आए हो IS में, यानी IS का वैल्यू आपको चाहिए भाई। VS से IS में आए हो तो IS का वैल्यू क्या आएगा? तो बोल रहा है VS अपॉन में RIN। VS कितना दिया गया है? 4 वोल्ट, अपॉन में RIN कितना दिया गया भाई? ये RIN ही तो है, तो ये RIN दिया गया है 12, मतलब IS का वैल्यू हो गया 1/3 एम्पियर। 1/3 क्या हो गया? एम्पियर हो गया। ये भाई चेंज हो गया आपका वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स। इसी प्रकार से आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करोगे। देखो पहली बात तो सिंबल ही चेंज हो जाएगा, पहली बात तो अपना सिंबल ही चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज होने के बाद देखो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आपस में समांतर क्रम में दिए गए हैं। अपन को किस में करना है? इनको श्रेणी क्रम में, यानी ये हो गया अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना लोड रेजिस्टेंस 100 ओम का 100 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस समांतर में था, अभी अपन इसे श्रेणी में कर दिया। दूसरी चीज, फिर दूसरा बड़ा चेंज आएगा VS। देखो IS में अपन को वैल्यू दी गई थी, धारा स्रोत की बात कर रहे हैं, मतलब IS में आपको वैल्यू दी गई थी, अभी आपको VS में वैल्यू निकालनी है। VS इक्वल टू क्या होता है भाई? IS RIN होता है, IS RIN होता है। IS का वैल्यू है 4 और RIN का वैल्यू है 12, मतलब VS कितना वोल्ट का हो गया? 48 वोल्ट का अपना VS हो गया। भाई वोल्टेज वोल्ट में होती है, धारा एम्पियर में होती है,
रेजिस्टेंस ओम में होता है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो मेरे को बताने की नौबत होनी नहीं चाहिए। एक बार इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लें या फिर आप नोट डाउन करें वीडियो को फ्यूज करके, जो भी करना है जल्दी करें, बाकी अपन आगे बढ़े, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है, तो अपन को अब ज़्यादा इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ अब इसमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में भाई इस प्रकार से चेंज करना और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में इस प्रकार से चेंज करना। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, वैल्यू चेंज करके दे सकता है, तो वैल्यू कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब जोड़ बाकी गुणा भाग की तो बात अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये हो गया अपना करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना। बाकी इसके जो कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अपन एक रविवार को बड़ी क्लास लेंगे जिसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे, तो वहाँ पे देख लेंगे इसके और भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अपने बुक के क्वेश्चंस हैं उन सबको। बाकी आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो कि अपने समझ में नहीं आए या फिर अपन ने किया नहीं हो, ठीक है, चलेगा। और अब देखो एक आपको मैं नोट लिखाना भूल गया, और वो था अपना जब अपन करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पढ़ रहे थे वहीं पे वो नोट लिखाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे मैं भूल गया, थोड़ा माइंड से निकल गया। अब वो नोट अपन लिख लेते हैं। चूँकि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की बात चली गई और फ्लो में आए हुए हैं, तो पहली बात तो एक नोट ये है, ध्यान से सुनना, पहले देखना है फिर लिखना है। ये बोल रहा है कि अगर लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, एक कंडीशन ये बोल रहा है कि अपना लोड रेजिस्टेंस है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, तो उस वक्त तो अपना काम में लिया जाता है, वो काम में लिया जाता है वोल्टेज सोर्स। अगर आपको कोई भी ऐसा सर्किट नज़र आए जिसमें लोड का मान इंटरनल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे वोल्टेज सोर्स काम में लेंगे, और कोई ऐसा सर्किट जिसमें लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के मान से कम है तो वहाँ पे करंट सोर्स यूज में लिया जाएगा, वहाँ पे करंट सोर्स यूज में लिया जाएगा। बोले ये क्या बोल दिया, इसको रटना है कि समझना है? पहली बात तो मैं बोलूँगा समझ ही लिया जाए, क्योंकि रटने वाली चीज़ों में ये चिन्ह का एक फेरबदल आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स कुछ इस प्रकार से होता है, ये तो आप सभी को पता है, और करंट सोर्स कुछ इस प्रकार से होता है। मोटा मोटी तौर पे मैं बता दूं क्या होता है। इसमें ये लोड होता है, ये इंटरनल होता है, ये लोड होता है, ये इंटरनल होता है, ये अपना सोर्स हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अपना किसी भी सर्किट में आप चाहे वोल्टेज दे रहे हो उसको, चाहे फिर करंट दे रहे हो, किसी भी सर्किट में आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? किसी भी सर्किट में आप जब उसे वोल्टेज दे रहे हो, भले ही आप उसे करंट दे रहे हो, आपका मुख्य उद्देश्य है कि सोर्स से ज़्यादा करंट आप लोड तक भेज सको। यही तो काम है ना अपना काम। मुख्य उद्देश्य अपना यही रहता है कि सोर्स से ज़्यादा जो पावर है वो डिलीवर कर सके अपन लोड तक, सोर्स से ज़्यादा पावर डिलीवर कर सके लोड तक। मेरे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अगर लोड रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है, एक एग्जाम्पल लो आप, क्योंकि हमने पास दो ही कंडीशन है कि अगर एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड से ज़्यादा होगा और एक बार कम होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर वोल्टेज सोर्स में ऐसी सिचुएशन बन जाए, जो कि बननी नहीं चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड से ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो गया लोड से, और आपको पता है कि पावर उस डायरेक्शन का चूज करता है, उस वे का चूज करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो, ये तो आपको पता है मेरे भाई। इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, इसका वैल्यू कम हो गया, पहली बात तो वे ही इसका तो एक ही है, यहाँ पे तो वे अपन को देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ क्या लोड तक करंट पहुँच पाएगा? तो आप बोलोगे पहुँचेगा, लेकिन बहुत कम करंट आप तक पहुँच पाएगा, जबकि अपना मेन उद्देश्य है यहाँ से सोर्स से अधिक लोड तक पहुँचा सके। मैं बोल रहा हूँ आप कोई बैटरी लेकर के चलो, अब उस बैटरी में अपन ने एक बैटरी से अपन ने बल्ब को कनेक्ट कर दिया। बैटरी मान के चलिएगा ये कोई बैटरी है और इस बैटरी से मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और बैटरी का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे बीच में लगा हुआ है। मेरे भाई एक बात बताओ, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बल्ब को अधिक से अधिक पावर मिल सके और बल्ब अपना अधिक से अधिक रोशनी दे सके, मुख्य उद्देश्य तो यही है।
अब आप बोल रहे हो कि इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दें ताकि बल्ब तक करंट पहुंच ही ना सके, मतलब रेजिस्टेंस का मान आपने बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, उससे कोई फायदा हुआ? यहाँ पे भाई आप बोलोगे वोल्टेज सोर्स में तो कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब लोड तक करंट पहुंचेगा ही नहीं तो क्या फायदा हो जाएगा? अपने लिए कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ी गलती अपन को ये करनी ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो गया तो लोड तक करंट ही नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी युक्ति का ही क्या मतलब, जहाँ तक अपन लोड तक करंट ही नहीं डिलीवर कर सके, पावर ही डिलीवर नहीं कर सके, तो ऐसी क्या युक्ति? आप कोई भी बैटरी लेकर के आ रहे हो और वो बैटरी आपको पावर ही डिलीवर नहीं कर रही है, तो क्या आप ऐसी बैटरी लाओगे घर में? नहीं लाओगे ना, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये करते हो, मैं बोल रहा हूँ इसका विपरीत साइन करके देख लो, इसका विपरीत साइन आप करो, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड से कम हो, यानी लोड का मान ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इसका मान इससे कम होगा तो यहाँ पे पावर ज़्यादा डिलीवर होगी, क्योंकि जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा पावर उतनी ही ज़्यादा कंजर्व करेगा, ठीक है। तो ये तो मान यहाँ पे चलता है। यहाँ पे ये लगा के देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे भाई बिल्कुल ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। ब्यूटीफुल तरीके से कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनना। इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट सोर्स में अपने समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। और आपको एक चीज का पता है, बोले अपनी जो पावर है वो उस वे का चूज करती है, पावर उस वे का चूज करती है जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा पावर उसमें ज़्यादा घुसेगी। मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ इस वाले वेव का आपको पावर चूज करेगी कि नहीं करेगी? आपको पहुँचाना है सोर्स से लोड तक करंट और अधिक से अधिक पहुंचानी है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर ले, इसका मान बढ़ा दे, इससे लोड से इस ज़्यादा मान कर दे अगर इंटरनल का, मतलब पावर उस वे का चूज करेगी जिसमें रेजिस्टेंस का मान कम हो। अब इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो पावर सीधी की सीधी लोड पर डिलीवर होगी, बात तो सही है। पावर सीधी की सीधी लोड पर डिलीवर होगी तो अपने पास चलने वाला जो ये बल्ब है वो भयंकर तरीके से रोशनी देगा ना भाई, कंप्लीट पूरी प्रकार से अपन को रोशनी मिलेगी। जितनी वोल्टेज अपन ने दी है उतना अपन को पावर मिलेगा, तो तब जाकर के ये काम करेगा। तो इसलिए उस वे में अपन करंट सोर्स का चूज करते हैं और इस वे में अपन वोल्टेज सोर्स का चूज करते हैं। इसके पीछे का छिपा लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपको लिखना है, पीछे छिपा लॉजिक ये था जो कि आपको कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। पहले आप उन दोनों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट जरूर लें, फिर अपन आगे बढ़े, चलेगा। चले अपन आगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया। अब मैं आपको प्रवेश्यता के बारे में बताता हूँ। एडमिटेंस, इम्पीडेंस आपने अगर पढ़ रखी है तो प्रवेश्यता में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और इम्पीडेंस अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो आपको नया नया लगेगा, कुछ अजीब अजीब हो सकता है आपको लगे। बाकी चीज़ें बहुत आसान है, फिर भी क्योंकि मैंने इम्पीडेंस पढ़ा दी है तो मैं एडमिटेंस को ज़्यादा टाइम लेकर के नहीं पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं तो एक ही चीज़ को अपन बार बार पढ़ें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो देखो इम्पीडेंस मैंने पढ़ा दी है, अगर आपने पढ़ ली है और अच्छे से आपको याद है तो एडमिटेंस में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने इम्पीडेंस अच्छे से नहीं पढ़ी है तो एडमिटेंस को दिक्कत ही दिक्कत है। या फिर अब याद कर लो, बात यहाँ पर भी ठीक है। यानी अपन बात करने वाले हैं प्रवेश्यता की। प्रवेश्यता थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको प्रतिबाधा के बारे में बताया था। 1-2 लेक्चर के पहले मैंने बात की थी प्रतिबाधा के बारे में। बोले प्रतिबाधा क्या होती है, तो आपने कहा था बोले ये सम्मिश्र राशि होती है, या फिर अपन ने बोला कि प्रतिरोध और प्रतिघात का जो व्यापक रूप है वो प्रतिबाधा है। इसे Z से निरूपित करते हैं, Z = R+ आयोटाक्स। कुछ याद आया? कुछ याद आया आपको? ठीक है, ये भी याद आया। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई, बोले प्रतिबाधा के भी प्रकार होते हैं, तो आपने बोले हाँ होते हैं। क्या बोला था आपने? बोले प्रतिबाधा के 3 प्रकार होते हैं, रेखिक प्रतिबाधा, अरेखीय प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। रेखीय प्रतिबाधा का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, अर्थात V और I के मध्य बनाया गया अगर आप एक सरल रेखा प्राप्त हो तो वो अपनी रेखीय प्रतिबाधा थी। अरेखीय प्रतिबाधा का मतलब जो ओम्स नियम को फॉलो ना करे, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, वो होती है अपनी अरेखीय प्रतिबाधा। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि V और I के मध्य बनाया गया अगर आप एक सरल रेखा ना हो, वो हो गया अपना अरेखीय प्रतिबाधा। बात करें द्विपार्श्विक प्रतिबाधा की, बाइलेटरल एडमिटेंस की,
सॉरी इम्पीडेंस की, अभी बाइलेटरल एडमिटेंस के ऊपर अपन बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इम्पीडेंस की बात कर ले। तो बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या बोल रही थी कि अगर अपन किसी भी ऐसी प्रतिबाधा जिसमें किसी भी परिपथ में अगर धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दे, कोई भी अपना सर्किट था और मैंने बाकायदा आपको सर्किट लेकर के समझाया था, बोले किसी भी सर्किट में अगर अपन ने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और प्रतिबाधा के मान में कोई चेंज नहीं आया, बोले आर प्रतिबाधा पहले थी, आर ही बाद में रही, अपन ने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। फिर मैंने एक एग्जाम्पल प्रतिघात का लिया था, बोले अक्ष सी, तो अक्ष सी अपनी प्रतिघात थी और अक्ष सी ही रही, चाहे अपन ने करंट की डायरेक्शन क्यों ना चेंज की हो। फिर अपन ने प्रेरणिक प्रतिघात की बात करी, बोले अक्सैल था और अक्सैल ही रहा। तो मतलब अपन ने देखा कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा में कि अपन ने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया लेकिन अपनी प्रतिबाधा के मान में कोई चेंज नहीं आया, तो ये अपनी हो गई थी फिर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। अब अपन बात करते हैं प्रवेश्यता। देखो अगर आपको प्रतिबाधा आती है तो प्रवेश्यता सेकंडों का खेल है, मैं बोलेगा मिनट भी नहीं लगेगी। और अगर आपको प्रतिबाधा नहीं आती है, अब देखो मैंने एक बार बता दिया है, एक बार पहले पढ़ा दिया है, अब रिवाइज करा दिया है, अब इसके बाद भी नहीं आए तो इसमें भाई गलती मेरी तो नहीं होगी शायद। अब देखो प्रवेश्यता, प्रवेश्यता को पहली बात तो y से डिनोट करते हैं और प्रवेश्यता होती है अपनी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, अर्थात मैं बोल सकता हूँ ये हो गई 1 में प्रतिबाधा। क्या होता है प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को अपन बोलते हैं प्रवेश्यता। तो प्रवेश्यता क्या होती है 1 में प्रतिबाधा। क्या डेफिनेशन लिखोगे भाई कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। क्या लिखना है, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को बोलते हैं प्रवेश्यता। और ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके भी 3 ही प्रकार होते हैं, रेखीय प्रवेश्यता, रेखीय प्रवेश्यता, दूसरा प्रकार होता है अरेखीय प्रवेश्यता, अरेखीय प्रवेश्यता, और तीसरा प्रकार होता है द्विरेखीय या द्विरेखिक प्रवेश्यता। इसके 3 प्रकार होते हैं। रेखीय प्रवेश्यता ये बोलता है कि V व I के मध्य, यानी पूरा लिखूं मैं आपको, वह प्रवेश्यता जिसमें V व I के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा हो। क्या प्रतिबाधा में यही बोला था अपन ने मेरे भाई? प्रतिबाधा में मैंने यही बात बोली थी कि वह प्रतिबाधा जिसमें V और I के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा हो तो वह होती है रेखीय प्रतिबाधा। प्रवेश्यता में सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है, वह प्रवेश्यता जिसमें V और I के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा हो, तो वो हो गया अपना रेखीय प्रवेश्यता। मतलब सेम डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे भी वही सेम लिख दोगे, वह प्रवेश्यता जिसमें V और I के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा ना हो, सरल रेखा ना हो। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो बना ही सकते हो ना, वह प्रवेश्यता जिसमें V और I के मध्य बनाया गया ग्राफ सरल रेखा ना हो लगा दोगे तो वो होगी अरेखीय प्रवेश्यता। और इसमें आ जाएगी कि वह प्रवेश्यता जिसमें धारा की दिशा, धारा की यानी जिसमें किसी परिपथ में, ऐसे लिख लो, जिसमें यानी किसी परिपथ में धारा की दिशा परिवर्तित करने पर प्रवेश्यता का मान परिवर्तित ना हो। यानी प्रतिबाधा की जगह आपको प्रवेश्यता करना है, तो ये आपकी प्रवेश्यता हो गई। एक बार आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि वह प्रवेश्यता जिसमें किसी भी परिपथ में धारा की दिशा को अगर अपन परिवर्तित कर दें और प्रवेश्यता का मान परिवर्तित ना हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विरेखीय प्रवेश्यता। ठीक है, ये हो गया अपनी प्रवेश्यता कंप्लीट। अब अपन एक नया टॉपिक लेते हैं भाई। ये जो भी अपना डेफिनेशन वाला पार्ट था या फिर थ्योरेटिकल पार्ट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे लॉजिक वाले क्वेश्चंस की, यानी जिनमें सिर्फ और सिर्फ अपना मैथमेटिकल एनालिसिस रहेगा, कुछ भी याद करने की चीज़ें होंगी नहीं। और बाकी अभी भी अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी वो तो रटने वाली तो है नहीं, इनमें भी सीधा कंसेप्ट काम कर रहा है, सीधा लॉजिक काम कर रहा है, बाकी याद तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अब देखिएगा,
अब अपन बात करते हैं, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा आपको किरचॉफ्स के लॉ। चूंकि किरचॉफ्स के लॉ परिपथ विश्लेषण के लिए यूज में लिए जाते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि परिपथ में अगर अपन धारा और वोल्टा का मान ज्ञात करें तो उस वक्त अपने किरचॉफ्स के लॉ यूज में लिए जाते हैं। अब अपन को किरचॉफ्स के लॉ पढ़ने हैं तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ मूलभूत चीज़ें, बेसिक चीज़ें अपन जिनको बोल सकते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। अब उन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए, किरचॉफ्स लॉ से कंप्लीटली रूप से क्वेश्चन पड़ेगा। उसको समझने के लिए एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपने 11th-12th क्लास में ये चीज़ पढ़ रखी है। शाखा क्या होती है, संधि बिंदु क्या होता है, मुख्य संधि क्या होती है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि अपन इससे रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहे हैं, और अगर इसके बारे में परिचर्चा नहीं करें तो फिर वो गलत बात होगी हमारे लिए। ठीक है, मान के चलिएगा मैं कोई सर्किट ले लूँ, इस सर्किट से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, और फिर अपन डेफिनेशंस की भी बात कर लेंगे। मान के चलेगा ये कोई सर्किट ले लिया मैंने, यहाँ पे 3 खूब है ना, 2 यहाँ पे ले ले। यहाँ पे देखो, ये अपन R1 ले ली, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। यहाँ पे करंट I1 बह रही है, इसमें करंट I2 बह रही है, इसमें I3 बह रही है, इसमें I4 बह रही है, इसमें I5 बह रही है। ये अपनी कोई भी बैटरी लगी हुई है और यहाँ से करंट जा ही रही है, और इनको नाम दे देते हैं A B C D E F G H। और यहाँ से लेकर के ये वाला बिंदु है ना, यहाँ से लेकर के जो D पॉइंट है, ये पूरा का पूरा अपन बोल सकते हैं सबका सारा एक ही बिंदु है। इस बात का ध्यान रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्योंकि ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ पे सब जगह पे वोल्टेज का मान 0 है। अर्थात मैं यहाँ पे एक नोट लगा के आपको एक चीज़ लिख भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट D E F G H ये क्या है, एक ही बिंदु है। सबके सब क्या है, एक ही बिंदु है। भले ही मैंने इन्हें अलग अलग रूप में आपको समझाने के लिए दर्शा दिया है, बाकी चीज़ें एक ही हैं, सभी बिंदु एक ही हैं, सारे के सारे बिंदु एक हैं। क्योंकि ये क्यों हैं, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और ग्राउंडेड होगा तो सिर्फ मिट्टी में जाएगी, सारी की सारी वोल्टेज 0 हो जाएगी ग्राउंडेड होने के कारण, तो ये पॉइंट एक ही होगा। ठीक है, अब सुना ध्यान से। अब सबसे पहली बात करता हूँ मैं ब्रांच की। इस सर्किट से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ध्यान से देख लेना भाई। अब अपन बात कर लेते हैं ब्रांच की, जिसे अपन बोलते हैं शाखा। तो शाखा वह होती है कि किसी भी परिपथ में जहाँ पे धारा का मान नियत हो, यानी वह परिपथ जिसमें धारा का मान नियत हो, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच में धारा का मान नियत हो, या परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत हो। परिपथ का वह भाग, ये सही रहेगा। ठीक है, परिपथ का वह भाग जहाँ धारा क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, जहाँ धारा क्या हो, नियत हो, वो होती है अपनी ब्रांच। अब देखो यहाँ पे ब्रांच का एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आएगा। इस सर्किट से सब कुछ एक ही बार में आपको कंप्लीट होने वाला है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे धारा का मान नियत हो, धारा कांस्टेंट हो, धारा का मान नियत हो, मतलब कोई भी एक ऐसा पार्ट, जैसे मान के चलेगा ये 2 ब्रांचेज है मेरी, इन 2 ब्रांचेज में इसमें एक रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, मतलब ये मेरी एक ब्रांच होगी, क्योंकि इसमें पूरी में ही I1 करंट फ्लो हो रही है। इसके अलावा कोई भी करंट इसमें फ्लो हो ही नहीं रही है, मतलब केवल और केवल एक शाखा में एक ही करंट, या अपन बोल सकते हैं एक वायर में, एक रेजिस्टेंस में केवल और केवल एक ही करंट फ्लो हो, तो वो अपनी हो गई नियत धारा। वहां पे क्या हो गई, नियत धारा, जहां पे करंट का डिवीजन नहीं हो। देखो जैसे AB की बात करूं, मैं ब्रांच AB की बात करूं, ये रही पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B, ये रही। A और B में देखो मेरे भाई रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और करंट I1 फ्लो हो रही है। क्या AB में
I1 करंट के अलावा कोई और करंट फ्लो हो रही है, तो आपका आंसर होगा बोले नहीं हो रही है। मतलब ए भी अपनी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई, ए भी अपनी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। बात करूं मैं BC की, तो ठीक इसी प्रकार से BC में भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब BC भी एक ब्रांच हो गई। फिर CD की बात कर लो, तो CD में भी भाई I3 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब CD भी अपनी एक ब्रांच हो गई। फिर अपन BG की बात करो, देखो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, वो वायर आप चेक कर लो, जितने भी रेजिस्टेंस वाली वायर है ना, वो सब की सब में अपनी धारा कांस्टेंट है, यहाँ पे है। जरूरी नहीं है कि हर रेजिस्टेंस में धारा का मान कांस्टेंट हो। आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि धारा का मान वास्तविकता में कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक ब्रांच में एक से अधिक धाराएं फ्लो हो सकती है, और ये आप पढ़ोगे लूप एनालिसिस में, जो कि बहुत जल्द अपन पढ़ने वाले हैं। पहले आप देखो क्या बी और डी में केवल एक ही करंट है, आप बोलोगे एक ही करंट है बी और जी में, और वो है I4, तो BG भी अपनी एक ब्रांच हो गई। फिर अपन CF की बात करें तो I5 एक ही करंट है, मतलब CF भी आपकी एक ब्रांच हो गई। चलिएगा दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे नोड पॉइंट। नोड पॉइंट यानी उसे अपन बोलते हैं संधि बिंदु। नोड पॉइंट को बोलते हैं संधि बिंदु। संधि बिंदु का मतलब है जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर के मिले, यानी वह बिंदु किसी भी परिपथ का वह बिंदु, किसी भी परिपथ का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखा आकर के मिलती हैं, वो तो हो गया अपना नोड पॉइंट। और बात करें, देखो दो या दो से अधिक शाखाएं जहां पर आकर के मिल रही है, देखो यहाँ पे क्या पॉइंट B जहां पे शाखाएं एक साथ आकर के मिले, भाई कहां पे मिल रही है, क्या पॉइंट A पे कोई शाखा मिल रही है, तो आप बोलोगे नहीं मिल रही। पॉइंट ए पे एक ही शाखा मिल रही है, मतलब दो शाखाओं की बात कर रहे हैं ना अपन, किसी परिपथ में जहाँ पे दो शाखाएं हो मिनिमम या फिर उससे ऊपर, तो दो शाखाएं आकर के मिल रही हैं। और इसके साथ साथ मैं एक डेफिनेशन और बताना चाहूँगा मुख्य संधि की, ताकि कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति ना रहे। मुख्य संधि ये बोलती है कि किसी भी परिपथ का वह बिंदु, किसी परिपथ का वह बिंदु जहां तीन से अधिक शाखाएं आकर के मिलती हैं, ठीक है, अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, यह आपकी होती है मुख्य संधि। यानी जहाँ पे तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर के मिल रही है वो तो हो गई आपकी मुख्य संधि, और जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं आकर के मिल रही है वो हो गया नोड पॉइंट यानी संधि बिंदु। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया प्रिंसिपल नोड, इसको मुख्य संधि को बोलते हैं। यहाँ पे दो शाखाएं वाली मेरे ख्याल से आपको कहीं नजर नहीं आएगी। देखो पॉइंट B पे देखोगे तीन शाखाएं मिल रही हैं, पॉइंट C पे देखोगे तीन शाखाएं आपको मिल रही है, A पे देखोगे तो केवल एक ही शाखा आ रही है, D पे देखोगे तो यार एक ही शाखा आपको देखने को मिल रही है, मतलब दो, यहाँ पे कोई नोड पॉइंट नहीं है। नोड पॉइंट तो अपने सर्किट में है ही नहीं। फिर बात करें प्रिंसिपल नोड की, तो प्रिंसिपल नोड में सबका आंसर आना चाहिए भाई। प्रिंसिपल नोड में सबका आंसर क्या आएगा, एक तो बोले पॉइंट B है, वो अपना प्रिंसिपल नोड है। देखो R1, R2 और R4 ये तीन शाखाएं आकर के मिल रही हैं, तो मतलब प्रिंसिपल नोड हो गया। फिर पॉइंट C की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देखोगे R2, R3, R5। इसके अलावा क्या आपको पूरे सर्किट में कहीं पे भी तीन शाखाएं आपस में मिल रही हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई जुगाड़ आपको नजर आ रहा है? तो सरसरी नज़र से या फिर ऐसे देखने से तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये केवल ये दो ही पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं और आप बोलोगे यार दो ही पॉइंट है इसमें, और तो कहीं से भी तोड़ मरोड़ के भी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक नोट लिखाया था, इस नोट को देखकर ही ताकि बता दो कुछ हो सकता है क्या। इस नोट को देखो और इस नोट को देखकर ही बता दो, बोले ऐसा हो सकता है क्या। देखिए जल्दी से देखो, मैं हट रहा हूं यहां से दूर। क्या नोट को देख के आपको कुछ पता चल रहा है, बोले ये सब का सब पॉइंट एक हैं तो कहीं पे तीन शाखाएं बन जाए? तो मेरे भाई एक बात का ध्यान रखना, तीन ब्रांचेज, मतलब यहाँ पे तीन ब्रांचेज जिसमें धारा का मान कांस्टेंट ओपन बोल रहे हैं, तो एक शाखा यहाँ पे देखना ये G वाली बन रही है। कैसे बन रही है ध्यान से सुनना, देखना एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है अपनी, एक तो धारा से आ रही है डायरेक्ट,
क्योंकि धारा में तो नियमित करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी अपनी बी वाली से आ रही है, और तीसरे अपन बोल रहे हैं कि सारे पॉइंट एक ही है, तो अपना जो R3 रेजिस्टेंस आ रहा है, R3 आ गई, R4 आ गई, और ये धारा वाली आ गई। मतलब एक पॉइंट अपना GB क्या है, मुख्य संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर अपन आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखते हैं अब आगे। 2 डेफिनेशन और पढ़नी है बस, फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर आगे देखेंगे। बस 2 डेफिनेशन और पढ़नी है अपन को, आराम से देख लो। 2 डेफिनेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने वाले लॉ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज होंगी वो यही 2 डेफिनेशन में यूज होंगी, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या बताएं, यहाँ पे इसको तो आपने लिख लिया, अब देखना ध्यान से। और मैं इसको भी एक बार दोबारा बनाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, दिखाई पड़े, क्योंकि दोनों डेफिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो फिर किरचॉफ के लॉ में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक बैटरी बना दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया, ये R4 ले लिया, और ये R5, R4, R5, R1, R2, R3, ये I3 फ्लो हो गई, ये I2 फ्लो हो गई, ये I1 फ्लो हो गई, ये I4 फ्लो हो गई, ये I5, ये माइनस प्लस E, ये लो। चौथा जो डेफिनेशन है वो अपनी है लूप की। किसकी भाई, लूप की। चौथी जो डेफिनेशन अपनी होने वाली है वो होने वाली है लूप की। लूप क्या बोलता है कि कोई भी परिपथ का जो बंद पथ है, किसी भी परिपथ का बंद पथ, परिपथ में आपको कहीं पे भी कोई बंद पथ मिल जाए ना, वो आपका क्या है, लूप है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक पूरा बंद क्लोज पथ आप देख लो, तो आप बोलोगे, यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं लिखा है मैंने, ये लिख रहा हूँ ABCDEFC और H। अब देखो परिपथ का बंद पथ देखें, मैं ये वाला ले रहा हूँ ABGHA, ये भी एक परिपथ का बंद पथ है। BCFGB, ये भी एक परिपथ का बंद पथ है। CDEFC, ये भी एक परिपथ का बंद पथ है। और अगर अपन पूरे की बात करें तो ये भी परिपथ का बंद पथ होगा, ABCDEFGHA। अगर मैं इस वाले की बात करूं, यानी ABCFGHA, तो ये भी अपना एक बंद पथ ही है। अगर मैं इस वाला पूरा तो ले लिया, अब ये वाला की बात करूं, यानी BCDEFGB, तो ये भी अपना परिपथ का बंद पथ ही है। तो ये इतने सारे इसमें लूप बन रहे हैं जो कि आपको छांट लेना है। कहीं पे भी आपको बंद डिब्बा नजर आए, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई बंद डिब्बा आपको नजर नहीं आएगा, और इसके अलावा कोई बंद पोर्शन है भी नहीं। तो आपको यहाँ पे सीधी सी बात है, कहीं पे भी आपको बंद पथ नजर आ जाए जो चारों कोनों से पैक हो सर्किट में, तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे छांट लेना है लूप को। ये तो होता है लूप, और मेश में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है लूप और मेश में। देखो 5वां पॉइंट होता है अपना मेश। अपन बात करें मेश, अब मेश की डेफिनेशन ध्यान से सुनना, जिसको अपन बोलते हैं मेश। ठीक है, मेश क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। मेश ये बात बोलता है कि किसी भी वह लूप, यानी वह लूप जिसमें धारा का विभाजन ना हो, क्या बोलना चाह रहा है भाई, मेश क्या बोलना चाह रहा है कि वह लूप जिसमें धारा का विभाजन नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ रे, कोई भी ऐसा लूप जिसमें धारा का विभाजन नहीं हो। मतलब ये है कि पहली बात तो लूप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बोले किसी भी धारा का जो बंद पथ होता है वो लूप होता है, ये तो आप सभी को क्लियर है। कोई भी अपनी परिपथ है और परिपथ का जो बंद पथ है वो लूप होता है, ये सबको क्लियर है। अब कोई भी परिपथ का बंद पथ जहाँ पे धारा का विभाजन नहीं हो वो होगा मेश। यानी लूप का मतलब तो ये सारे के सारे लूप हैं,
ठीक है, इन्हीं में से छाटेंगे ये सारे 1 2 3 4 5 6 के 6 लूप है। इन 6 लूप में से ही अपन को एक ऐसा परिपथ या ऐसा भाग छांटना है जिसमें क्या ना हो, धारा का विभाजन ना हो। धारा का विभाजन होने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरी करंट आई आ रही थी और करंट आई आने के बाद मैंने इसमें I2 फ्लो कर दी, ठीक है, तो इसमें कोई धारा का डिवाइडेशन नहीं आ रहा है, सीधी जा रही। लेकिन मान के चलेगा यही कोई नोड पॉइंट है, इसी करंट I में मैंने धारा को 2 भागों में बांट दिया। I थी, इसमें एक तो I1 चली गई, एक I2 चली गई, मतलब करंट को मैंने विभाजित कर दिया 2 भागों में। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, देखें ABGHA, इसमें कहाँ पे आपको कहीं करंट का आपको डिवाइडेशन नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान से देखना, ABCFGHA यानी इस वाले पोर्शन में क्या करंट का डिवाइडेशन आपको बिल्कुल नजर आना चाहिए। भाई I1 करंट यहाँ पे आ रही थी, एक करंट I2 चली गई, दूसरी I4, यानी I1 करंट 2 भागों में I2 और I4 में विभाजित हो गई, जो कि अपन को नहीं लेना है मेष में, वो अपन को नहीं लेना है। मतलब ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं लेना है, और ये पूरे वाला पार्ट भी आपको नहीं लेना है। ध्यान से सुनना, मेष में कौन कौन सा आएगा, एग्जाम्पल देख रहा हूं एक बार, और फिर आप मेरे को बताना बात सही है कि नहीं है। ABGHA आ जाएगा, BCFGB आ जाएगा, और CDEFC आ जाएगा। इसके अलावा नहीं आएगा भाई, इसके अलावा, इन तीनों के अलावा नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार में ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं ABGHA, क्या कहीं पे धारा का विभाजन हुआ, क्या कोई धारा 2 भागों में टूटी? आप कहोगे नहीं टूटी, ठीक है, I1 जा रहा है, फिर I4 और फिर डायरेक्ट बैटरी। फिर इसी प्रकार से BCFGB, क्या कहीं पे तीनों रेजिस्टेंस में आपको धारा डिवाइड नजर आई? तो आप बोलोगे नहीं आई। CDEFC, क्या कहीं पे आपको धारा डिवाइड नजर आई? बोले नहीं आई। तो नहीं आई तो इसका मतलब ये तीनों अपने मेष हो गए जहां पे धारा का डिवीजन नहीं है। ये इस प्रकार के लूप है जहां पे अपना धारा विभाजित नहीं हो रही है, मतलब अपना क्या हो गया, मेष हो गया। लेकिन ध्यान से सुनना, अपन ने लूप तो भाई ये 3 भी तो लिए थे, ABCDEFGHA, यानी ये वाला भी पूरा लूप था, लेकिन ये मेष क्यों नहीं है, इसका देखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप, फिर देखें, ताकि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखना, ये वाला इसमें कंप्लीट इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ धारा का डिवीजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे I1 करंट आई इस पॉइंट पे, B तक तो I1 करंट कांस्टेंट है अपना, यानी AB एक शाखा भी है। अब यहाँ B पॉइंट से आप देखोगे तो एक करंट तो I2 निकल गई, एक करंट I4 निकल गई, यानी एक करंट आ रही थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई। और जिस भी लूप में करंट का डिवीजन हो जाए वो लूप अपना क्या नहीं होता है, मेष नहीं होता है। यहाँ पे देखो करंट का डिवीजन हो गया। फिर आपने ये क्यों नहीं हुआ, कारण पता चला। फिर देखो ABCFGHA, ABCFGHA, ये तो हो गया ना, ये कंप्लीट वाला देखो, यानी ABCDEFGHA, यानी ये कंप्लीट वाला देखो, कंप्लीट वाले में एक बार तो डिवीजन यहीं पे हो गया। दूसरी बात देखो, फिर करंट I2 यहाँ पे आई पॉइंट C पे, करंट I2 आई, करंट I2 एक तो I3 भाग में विभाजित हो गई और एक I5 भाग में विभाजित हो गई। मतलब I करंट I3 और वो भाग में 2 विभाजित हो गई, I2 I3 और I5 में विभाजित हो गई। मतलब करंट का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, इसलिए ये कंप्लीट भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आया अभी। फिर अपन बात करें BCDEFGB की, देखो कहाँ पे BCDEFGB, ये रहा BCDEFGB, ये वाला क्यों नहीं आया, पता चल चुका होगा वैसे तो। ये देखो यहाँ पे I2 करंट तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो जाकर के I3 और I5 में डिवाइड हो गई। और अपन बोलते हैं कि कोई भी ऐसा लूप जो कि 2 भागों में विभाजित हो जाए, जो कि करंट को 2 भागों में डिवाइड करे, तो वहाँ पे अपन उसको मेष नहीं बोलेंगे। हाँ, लूप जरूर है ये सब, लेकिन मेष नहीं होगा। तो होपफुली आपको 5 डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अपन ने पढ़ा ब्रांच, ब्रांच का मतलब जहाँ पे धारा का मान कांस्टेंट होगा। आप इन 5 में देखोगे ना, धारा का मान आपको सब में कांस्टेंट नजर आएगा। यानी R1 वाले में केवल I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 वाले में केवल I2 करंट फ्लो हो रहा है, R3 में केवल I3, R4 में केवल I4 और R5 में केवल I5। मतलब करंट नियत है, कॉन्स्टेंट है, तो ये अपनी ब्रांचेज हो गई। दूसरा पॉइंट अपन ने नोड पॉइंट पढ़ा, और नोड पॉइंट के बाद अपन ने प्रिंसिपल नोड पढ़ा।
नोड पॉइंट का मतलब जहाँ पे दो ब्रांचेज आपस में आकर के मिले। प्रिंसिपल नोड का मतलब है 3 ब्रांच या उससे अधिक ब्रांच आपस में आकर के मिले। और फिर अपन ने लूप पढ़ा, धारा का कोई भी बंद पथ है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि परिपथ का कोई भी बंद पथ अपन ले ले तो वो अपना क्या हो गया, लूप हो गया। और चौथी 5वीं चीज अपन ने कि वह लूप जिसमें धारा का विभाजन ना हो, वह लूप जिसमें धारा का विभाजन ना हो, तो ये अपन ने ले लिया। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि परिपथ ना लेकर के अगर मैं शब्द यूज में लेऊँ जाल, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सर्किट आपस में आ रहे हैं। और मैंने बताया था कि परिपथों के समूह को अपन बोलते हैं जाल, तो अपन यहाँ पे जाल कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वास्तविकता में जाल परिपथ होता है, ये अपन को पता है, लेकिन एक से अधिक परिपथ आ जाते हैं तो उस वक्त अपन क्या बोल देते हैं उसे, भाई परिपथ अगर समूह में आ जाए तो उस वक्त अपन उसे जाल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन जाल कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।